एपिसोड 51। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवस्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। रुद्र के पेंटिंग। अब तक आपने सुना। व्यक्ति के जाने के बाद प्रोफेसर शर्मा ने क्लास की ओर देखा और कहा, आज हमारे क्लास में एक नया छात्र आ रहा है। तभी दरवाजा खुला और एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसकी एंट्री से क्लास में हलचल मच गई। रिया की आंखें जैसे उसे देखकर ठहर गईं। तभी उस लड़के को देख रिया धीरे से बुदबुदाती है, ये लड़का यहाँ कैसे? अब आगे। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। रुद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि उसे अपने लुक्स पर पूरा भरोसा था। क्लास के सारे छात्र उसकी ओर देखने लगे, कुछ तो उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गए थे। प्रोफेसर शर्मा ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रुद्र है। वह अब हमारे साथ पढ़ाई करेगा। रुद्र, अपने बारे में कुछ बताओ। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो, मेरा नाम रुद्र है। मैंने हाल ही में यहाँ एडमिशन लिया है। मुझे उम्मीद है कि हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे और साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। प्रोफेसर शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है रुद्र, तुम वहां जाकर बैठो। उन्होंने क्लास के पीछे की तरफ एक खाली सीट की ओर इशारा किया। रुद्र ने धीरे धीरे चलते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए। रिया अब भी उसे देख रही थी और उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। रुद्र भी उसके पास से गुजरते हुए मुस्कुराया और रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, क्या ये वही लड़का है जिसे मैंने बस में देखा था? क्या ये संयोग है या कुछ और? जैसे ही रुद्र अपनी सीट पर बैठा, प्रोफेसर शर्मा ने फिर से पढ़ाना शुरू किया, लेकिन रिया का ध्यान अब भी रुद्र पर ही था। उसकी आंखों में रुद्र की छवि छा गई थी और उसके मन में एक नई कहानी का बीज अंकुरित हो गया था। जैसे ही प्रोफेसर शर्मा की क्लास खत्म हुई, रिया तुरंत अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था जब उसने रिया को आते देखा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, रुद्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये हमारा आर्ट क्लास है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, तुम भूल गई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा और इसके लिए मुझे तुम्हारे क्लास और तुम्हारे काम को समझना होगा। रिया ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत अजीब हो रुद्र। मैं सच में नहीं जानती थी कि तुम ये सब इतने सीरियसली लोगे। रुद्र ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, रिया, तुम्हारी पेंटिंग बनाना मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसे सबसे अच्छा करना चाहता हूँ। तुम्हारी आर्ट क्लास में आकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसे काम करती हो और तुम्हारे आर्ट का असली मकसद क्या है। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सच में बहुत डेडिकेटेड हो, लेकिन ये सब करना जरूरी नहीं था। रुद्र ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रिया, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा तो मैंने इसे दिल से कहा था और मैं इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम इस क्लास में कैसे एडमिट हुए? रुद्र ने हंसते हुए कहा, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी किस्मत। और हाँ, मुझे प्रोफेसर शर्मा को थोड़ा मनाना पड़ा। रिया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग इंसान हो रुद्र। रुद्र ने कहा, शुक्रिया रिया, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी पेंटिंग सबसे बेहतरीन होगी। रिया ने उसके आत्मविश्वास को देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं देखूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश की। रुद्र की इस नई पहल ने रिया के दिल में एक नई उम्मीद और उत्सुकता जगा दी थी। कुछ देर पहले, जैसे ही रिया अपनी क्लास के लिए निकल गई, रुद्र अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने अपने मन में अन्वी को बुलाया। अन्वी की आवाज तुरंत सुनाई दी, जिसमें एक मृदुता और तकनीकी सटीकता थी। पापा, आपको क्या चाहिए? अन्वी ने पूछा। रुद्र ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अन्वी, मुझे पेंटिंग स्किल्स की जरूरत है। मैं रिया के लिए एक पेंटिंग बनाना चाहता हूँ और मुझे ये काम बेहतरीन तरीके से करना है।
अन्वी ने तुरंत डेटा प्रोसेस किया और कहा, पापा, पेंटिंग स्किल्स आपको 150 कर्मा पॉइंट्स में मिल सकती हैं। क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? रुद्र ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ अन्वी, मुझे ये स्किल्स खरीदनी हैं। मुझे हर हाल में रिया के लिए बेस्ट पेंटिंग बनानी है। अन्वी ने कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर कहा, ठीक है पापा, पेंटिंग स्किल्स को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। आपके पास अब 150 कर्मा पॉइंट्स कम हो गए हैं। अब आप पेंटिंग की सभी तकनीकों और स्किल्स में महारत हासिल कर चुके हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया अन्वी, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अन्वी ने प्यार से कहा, पापा, आपका धन्यवाद करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अन्वी, अभी के लिए इतना ही काफी है। अब मैं रिया के लिए पेंटिंग बनाने में जुट जाऊंगा। अन्वी ने जवाब दिया, ठीक है पापा, आपको किसी भी और मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। उसके बाद रुद्र भी सीधा पेंटिंग डिपार्टमेंट की ओर बढ़ जाता है। प्रेजेंट क्लासरूम में एक सन्नाटा था जब अचानक दरवाजा खुला और एक नए टीचर, जिनका नाम प्रोफेसर अनिल मेहता था, कक्षा में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक सख्ती थी और उनके चलने के तरीके से ही स्पष्ट था कि वे स्वभाव से काफी खड़ूस थे। उन्होंने कक्षा में आते ही सभी विद्यार्थियों को अपनी जगह पर बैठने का आदेश दिया। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठो, उन्होंने तेज आवाज में कहा। क्लासरूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर सभी विद्यार्थी तेजी से अपनी सीटों पर बैठ गए। प्रोफेसर अनिल मेहता ने अपनी नजरें रुद्र पर टिका दी और पूछा, तुम नए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम रुद्र है सर। प्रोफेसर मेहता ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हारे पास ये पेंटिंग क्लास क्यों है? क्या तुम्हें वाकई पेंटिंग का शौक है या ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है? रुद्र ने आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, पेंटिंग को मैंने अपने शौक के लिए रखा है। यह मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। प्रोफेसर मेहता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ऑप्शनल सब्जेक्ट? क्या तुम जानते हो पेंटिंग क्या होती है? क्या तुमने कभी ब्रश भी उठाया है? तुम जैसे लोग पेंटिंग की कला का मजाक उड़ाते हो। रुद्र ने उनकी बातों का सामना करते हुए कहा, सर, शायद आपके लिए पेंटिंग करना एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्रोफेसर मेहता गुस्से में कांपते हुए बोले, अच्छा, तो चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम अभी और यहीं एक पेंटिंग बनाओ। रुद्र ने बेझिझक कहा, चैलेंज स्वीकार है। प्रोफेसर मेहता ने कक्षा के सामने एक कैनवास और पेंटिंग के उपकरण रख दिए। ये लो, दिखाओ हमें कि तुम क्या कर सकते हो। रुद्र ने अपनी जगह से उठकर कैनवास के पास जाकर ब्रश उठाया। वह गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अन्वी से मिली पेंटिंग स्किल्स का उपयोग करते हुए पेंटिंग बनाने में जुट गया। सभी विद्यार्थियों की निगाहें उस पर थीं। रुद्र ने रंगों का चयन करते हुए ब्रश को कैनवास पर चलाना शुरू किया। उसके हाथों में एक अजीब सी मस्ती और दक्षता थी। धीरे धीरे कैनवास पर एक सुंदर चित्र उभरने लगा। यह एक प्राकृतिक दृश्य था जिसमें एक शांत नदी, हरे भरे पेड़ और उगते सूरज की चमक थी। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा था। रिया भी हैरान होकर रुद्र की पेंटिंग देख रही थी। लगभग 1 घंटे के भीतर रुद्र ने एक अद्भुत पेंटिंग तैयार कर दी। प्रोफेसर मेहता की आंखें आश्चर्य और गुस्से के मिले जुले भाव से चौड़ी हो गईं। तुमने ये कैसे किया? उन्होंने कहा। रुद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, पेंटिंग भले ही मेरा सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसे पूरे DIO से बनाया है। रुद्र की बात सुन और उसके पेंटिंग को देख कक्षा में सभी छात्र और छात्राएं तालियां बजाने लगे। प्रोफेसर मेहता चुपचाप खड़े रहे, ये स्वीकार करने को मजबूर कि रुद्र ने अपनी प्रतिभा से उन्हें गलत साबित कर दिया था। क्लासरूम में तालियों की गूंज के बाद भी प्रोफेसर अनिल मेहता के चेहरे पर हार मानने का कोई संकेत नहीं था। वे रुद्र की पेंटिंग की तरफ घूरते रहे, जैसे मानो वह अब भी किसी गलती की तलाश कर रहे हों। प्रोफेसर मेहता ने कड़ी आवाज में कहा, ठीक है, एक पेंटिंग बनाने से तुम ये साबित नहीं कर सकते कि तुम पेंटिंग के क्षेत्र में महारथी हो। अब मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूँ। क्या तुम दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की हूबहू नकल बना सकते हो? रुद्र ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप मुझे किसी भी पेंटिंग का चैलेंज दें, मैं उसे बनाकर दिखा सकता हूँ। मोनालिसा भी कोई अपवाद नहीं है। प्रोफेसर मेहता ने एक बार फिर कैनवास और रंगों की व्यवस्था की। तो फिर दिखाओ हमें, तुम्हारी क्षमता क्या है। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर पेंटिंग की प्रक्रिया शुरू की।
उसने अपनी पूरी एकाग्रता और नई हासिल स्किल्स का उपयोग करते हुए मोनालिसा की नकल बनानी शुरू की। रिया और कक्षा के अन्य छात्र चुपचाप उसे देख रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद रुद्र ने ब्रश नीचे रखा। कैनवास पर एक हूबहू मोनालिसा की पेंटिंग उभर आई थी, जिससे सभी हैरान रह गए। प्रोफेसर मेहता ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, ये वास्तव में अद्भुत है। तुमने वाकई में इसे कर दिखाया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, पेंटिंग मेरे लिए सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक जुनून है। प्रोफेसर मेहता ने सराहना भरी नजरों से रुद्र की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। ये पेंटिंग वाकई में शानदार है। तुम में सचमुच कुछ खास है। कक्षा में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। रिया के चेहरे पर गर्व और खुशी का मिला-जुला भाव था, जबकि रुद्र ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी जगह ली। क्लास के खत्म होते ही रुद्र ने रिया के पास जाकर धीमे से कहा, रिया, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? रिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर हामी भर दी। हाँ, क्यों नहीं। वे दोनों साथ साथ चलते हुए यूनिवर्सिटी के गलियारों से बाहर निकलने लगे। चलते चलते रिया ने रुद्र से पूछा, तुमने पेंटिंग इतनी अच्छी कैसे सीखी? ऐसा लग रहा था जैसे तुम सालों से इसे कर रहे हो। रिया की बात सुन रुद्र अपने मन में सोचता है, अब इसे कैसे बताऊं कि मैंने अपने जीवन में आज पहली बार पेंटिंग ब्रश उठाई थी। मगर अपनी इस ख्याल को दबाते हुए रुद्र हल्की हंसी के साथ कहता है, सच कहूं तो मैं बस बहुत भाग्यशाली हूं। मुझे एक अद्भुत मौका मिला और मैंने उसे पूरी तरह से भुनाया। रुद्र के जवाब पर रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो रुद्र। तुम्हारी पेंटिंग्स में एक अलग ही जादू है। रुद्र ने उसकी तारीफ सुनकर थोड़ी झिझक के साथ कहा और कहा, सच कहूं तो तुम्हारे जैसी कलाकार के सामने ये सुनना वाकई में सम्मान की बात है। रुद्र के इस बात पर रिया थोड़ी हंसते हुए कहती है, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो रुद्र। मैं उम्मीद करती हूं कि हम और भी पेंटिंग्स पर साथ काम कर सकें। रुद्र ने गंभीरता से कहा, मैं भी यही चाहता हूं। तुम्हारे साथ काम करना वाकई में अद्भुत होगा। उनके इस प्यारे संवाद के बीच दूर से एक व्यक्ति गुस्से से देख रहा था। उसकी नजरें रुद्र और रिया पर टिकी हुई थीं। वह व्यक्ति कबीर, रिया का एक पुराना मित्र और शायद उससे कुछ ज्यादा, रुद्र के साथ रिया को देखकर जलन और गुस्से से भरा हुआ था। कबीर की आंखों में गुस्से की चमक थी और उसके मन में जलन की लहरें उठ रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का होता कौन है रिया के इतने करीब आने वाला। उसे ये दिखाना होगा कि रिया मेरी है। रिया और रुद्र अपने संवाद में इतने मग्न थे कि उन्होंने कबीर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। उनका रास्ता आगे बढ़ रहा था और उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं, जबकि कबीर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। क्या कबीर कोई नया तमाशा खड़ा करेगा? क्या रुद्र ने सिर्फ रिया को इम्प्रेस करने के लिए ही पेंटिंग क्लासेज ज्वाइन की थी? एपिसोड 52 3000 करोड़ का प्रॉफिट। अब तक आपने सुना, कबीर की आंखों में गुस्से की चमक थी और उसके मन में जलन की लहरें उठ रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, ये लड़का होता कौन है रिया के इतने करीब आने वाला। उसे ये दिखाना होगा कि रिया मेरी है। रिया और रुद्र अपने संवाद में इतने मग्न थे कि उन्होंने कबीर की उपस्थिति को महसूस नहीं किया। उनका रास्ता आगे बढ़ रहा था और उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं, जबकि कबीर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब आगे रिया और रुद्र हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी कबीर उनके सामने आ गया। उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाय रिया, कैसे हो? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। ये तुम्हारे साथ कौन है? रिया ने कबीर की ओर मुड़कर कहा, अरे कबीर, मैं ठीक हूँ। मिलो, ये रुद्र है। रुद्र, ये कबीर है, मेरे पुराने दोस्त। रुद्र ने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया, हेलो कबीर। कबीर ने रुद्र का हाथ जोर से दबाते हुए कहा, हेलो रुद्र, तुम यहाँ नए हो क्या? वो क्या है ना, मैंने आज से तुम्हें यहाँ नहीं देखा है। जैसे ही रुद्र को एहसास होता है कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है तो वो खुद से कहता है, ये साले आजकल के लड़के। मगर अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए रुद्र कहता है, हाँ, मैंने आज ही पेंटिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं नया हूँ। रुद्र की बात पर कबीर ने हल्के से हंसते हुए मगर अपने दांत पीसते हुए कहता है, रिया, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा नया दोस्त इतना प्रतिभाशाली है। सुना है क्लास में सबको इम्प्रेस कर दिया है। रिया ने गर्व से कहा, हाँ, रुद्र बहुत टैलेंटेड है। वो पेंटिंग में कमाल है। कबीर ने थोड़ी जलन के साथ कहा, अच्छा, देखना पड़ेगा कितना कमाल है।
वैसे रुद्र, तुम्हें पेंटिंग का शौक कैसे हुआ? रुद्र ने बिना अपनी मुस्कान खोए कहा, बस हमेशा से दिलचस्पी रही है। और जब कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है तो उसे हाथ से जाने नहीं देता। कबीर ने रुद्र की ओर थोड़ा तिरस्कार से देखते हुए कहा, सही कहा। वैसे उम्मीद है कि तुम यहाँ टिक पाओगे। यहाँ की प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कबीर ने अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा, अच्छा है, देखते हैं कौन कितना मजबूत है। जरूर। इतना कहकर रुद्र आखिर में सिर एक बार जोर से कबीर का हाथ दबाता है, जिससे कि अचानक से कबीर को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसका हाथ किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। मगर तभी रिया ने बीच बचाव करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों को इतने गंभीर होते हुए देखकर अजीब लग रहा है। चलो क्यों ना हम कहीं बैठकर कॉफी पिएं। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुन रुद्र और कबीर ने अपने हाथों को छोड़ा, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए चुपचाप जलती हुई चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कॉफी अच्छी रहेगी। कबीर ने भी नकली मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल रिया, कॉफी पीते हैं और बात करते हैं। वे तीनों कैफेटेरिया की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रुद्र और कबीर के बीच की खटास साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। उनके बीच की इस नोक-झोंक को रिया भी महसूस कर रही थी, पर वह इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई लड़ाई हो। काफ़ी टेबल पर बैठने के बाद रिया ने वेटर को बुलाया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। 3 कप कैपेचिनो प्लीज़, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कॉफ़ी का इंतजार करते हुए रिया ने कबीर की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें पता है कबीर, आज रुद्र ने क्लास में क्या कमाल किया। उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई कि सारे टीचर्स हैरान रह गए। मुझे लगता है वो सच में बहुत टैलेंटेड है। रिया के मुंह से रुद्र की इतनी तारीफ सुन कबीर अंदर ही अंदर जल भुन रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान बनाए रखी। सच में, लगता है तुम्हें रुद्र से बहुत प्रभावित हो, उसने थोड़े तंज के साथ कहा। रिया ने उत्साह से कहा, हाँ बिल्कुल, तुमने देखा नहीं वो कितनी खूबसूरती से ब्रश चलाता है, और उसकी कलाकारी में जो गहराई है वो बस कमाल की है। कबीर को ये सब सुनकर और गुस्सा आ रहा था। उसने अचानक रिया को बीच में टोकते हुए कहा, रिया आज मैं तुम्हें अपनी कार से हॉस्टल छोड़ देता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है। रिया ने थोड़ी हैरानी और झिझक के साथ कहा, नहीं कबीर, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बस से चली जाऊंगी। और वैसे भी आज मेरी एक दोस्त भी मेरे साथ जा रही है। रिया का जवाब सुनकर कबीर को और गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। रुद्र, जो अब तक चुपचाप बैठा था, सारी बातों को समझ रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कबीर की ओर देखा, जैसे उसकी जलन का मजा ले रहा हो। कबीर ने आखिरी बार रुद्र की ओर गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे उठकर वहां से चला गया। रिया ने कबीर के जाने के बाद गहरी सांस ली और रुद्र की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं इस लड़के को कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार यह एकदम अजीब हरकतें करने लगता है। रिया की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं रिया, मुझे समझ में आता है। वैसे तुमने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो रुद्र, और मुझे खुशी है कि हम दोस्त बने। उनकी बातें चलती रहीं और कॉफी का स्वाद अब और भी मीठा हो गया था। जहां इधर रुद्र और रिया आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। रिया की आंखों में एक चमक थी और रुद्र उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। दोनों के बीच की हंसी खुशी ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। वहीं दूसरी ओर मुंबई की सड़कों पर एक गाड़ी बेतहाशा तेजी से दौड़ रही थी। उसके अंदर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि कबीर था, जिसके सिर पर फिलहाल गुस्से का भूत सवार था। उसकी आंखों में जलन और मन में बदले की आग जल रही थी। वह बार बार बड़बड़ाता जा रहा था, मैं मार दूंगा, मैं उस रुद्र के बच्चे को मार दूंगा। कबीर के चेहरे पर एक पागलपन की झलक थी। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी हुई थीं कि उसकी नसें साफ नजर आ रही थीं। गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी और उसकी बड़बड़ाहट और तेज होती जा रही थी। रुद्र, तुमने सोचा क्या था? तुम मेरी रिया को मुझसे छीन लोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबीर के मन में बदले की कई योजनाएं घूमने लगीं। वह सोचने लगा कि रुद्र को मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। क्या मैं उसे सड़क पर कुचल दूं, या फिर किसी गुंडे को पैसे देकर उसका काम तमाम करवा दूं? कबीर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई।
तभी उसके मन में किसी का नाम कौन था। हाँ, वही करेगा मेरा काम, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। कबीर ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसे अपने बदले की राह मिल गई हो। रुद्र, तुम्हारा खेल खत्म, उसने धीरे से कहा और फिर जोर से हंस पड़ा। कबीर की गाड़ी अब और भी तेज भागने लगी, जैसे उसके मन में उठ रही बदले की आग को बुझाने की जल्दी हो। उसकी आंखों में केवल एक ही मकसद था, रुद्र को खत्म करना और रिया को फिर से हासिल करना। मुंबई की चमकती दमकती सड़कों पर कबीर की गाड़ी एक बवंडर की तरह दौड़ती रही और उसकी आंखों में बदले की आग और भी भड़क उठी। वहीं दूसरी ओर कबीर के इरादों से अनजान रुद्र आराम से रिया से बातें कर रहा था। रिया की हंसी और रुद्र की मुस्कान ने उस कैफे का माहौल खुशनुमा बना दिया था। दोनों ने अपने अपने कपों की कॉफी खत्म की और रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी रुद्र, तुम्हारा पेंटिंग टैलेंट देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगे। रुद्र ने अलविदा कहते हुए कहा, ध्यान रखना, और हाँ, कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताना। रिया ने भी सिर हिलाकर अलविदा कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। जैसे ही रुद्र कैफेटेरिया से बाहर निकला, उसने गहरी सांस ली और अपने फोन को चेक किया। उसे याद आया कि उसे अपने नए ऑफिस जाना है। उसने एक टैक्सी बुलाई और जल्दी से अपने नए ऑफिस की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में रुद्र ने अपने ऑफिस के दरवाजे को खोलते ही एक नज़र चारों ओर डाली। ऑफिस अभी भी अधूरा लग रहा था, लेकिन उसमें एक नई ऊर्जा और उम्मीद की झलक थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। तभी उसने नंदिनी को बुलाने के लिए इंटरकॉम का बटन दबाया। कुछ ही पलों में नंदिनी दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर आती है। हाँ बॉस, नंदिनी ने आदरपूर्वक कहा। नंदिनी, काम की प्रगति कैसी है? कब तक सब कुछ तैयार हो जाएगा? रुद्र ने गंभीरता से पूछा। नंदिनी ने अपने नोट्स की तरफ देखा और फिर जवाब दिया, बॉस, आज रात तक रेनोवेशन का काम पूरा हो जाएगा। कल से हम अपने डेली रूटीन में काम शुरू कर सकते हैं। रुद्र ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हमें काम में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। हर मिनट कीमती है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बॉस, हम सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ समय पर हो जाए। रुद्र ने नंदिनी की तरफ देखकर आगे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नंदिनी। बस ध्यान रहे कि कोई भी छोटी सी गलती ना हो। जी बॉस, आप चिंता मत करें। हम सब कुछ समय पर और सही तरीके से पूरा कर लेंगे, नंदिनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। जिस पर रुद्र भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है नंदिनी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी बॉस, नंदिनी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी के जाने के बाद रुद्र ने एक बार फिर से ऑफिस की स्थिति का जायजा लिया और सोचा कि कल से शुरू होने वाले काम के लिए उसे और उसकी टीम को कितनी मेहनत करनी होगी। उसे यकीन था कि उनकी मेहनत और लगन उन्हें सफलता की ओर ले जाएगी। रुद्र अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए विराम देने के बाद अपने लैपटॉप को खोलता है और खुद से कहता है, चलिए अब जरा देखें कि हमारे पास कुल कितने पैसे हैं। जैसे ही वह अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की जांच करता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके पास मौजूदा स्टॉक की वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ की हो गई थी, जो पहले से 2 गुना ज्यादा थी। ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, रुद्र ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की झलक थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकते हुए अनवी को आवाज दी, अनवी, जरा उन स्टॉक्स के बारे में बताओ जो अगले 2 से 3 दिनों के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे और उनकी संभावित वृद्धि कितनी होगी। अनवी की मधुर और इलेक्ट्रॉनिक आवाज तुरंत गूंजी, ओके पापा, मैं तुरंत जांच करती हूँ। कुछ ही पलों में अनवी ने विभिन्न स्टॉक्स का विश्लेषण कर लिया और फिर एक स्क्रीन पर उनकी जानकारी प्रदर्शित कर दी। रुद्र ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए कहा, अच्छा दिखाओ। स्क्रीन पर कई स्टॉक्स की सूची प्रदर्शित हो रही थी, जिनके नाम के साथ उनकी संभावित वृद्धि प्रतिशत भी दिखाई दे रही थी। अनवी ने बताया, पापा, अगले 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक्स सबसे बढ़िया परफॉर्म करेंगे। 1 तारांकन टेक इनोवेटर्स लिमिटेड, संभावित वृद्धि 12%। 2 तारांकन ग्रीन एनर्जी को, संभावित वृद्धि 15%। 3 तारांकन क्वांटम सॉल्यूशंस, संभावित वृद्धि 10%। 4 तारांकन ग्लोबल हेल्थ इंक, संभावित वृद्धि 8%। रुद्र ने ध्यान से सूची को देखा और पूछा, क्या ये विश्लेषण पक्का है?
क्या हमें इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए? अन्वी ने उत्तर दिया, हाँ पापा। यह विश्लेषण हमारे सभी डाटाबेस और पिछले प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अगर आप इनमें निवेश करते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। अन्वी की पूरी बात सुनने के बाद रुद्र तुरंत सभी स्टॉक्स जो कि पहले से ही उसके पास थे उसे बचना शुरू कर देता है और अन्वी के बताए हुए नए स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर देता है। अपना काम खत्म करने के बाद रुद्र ने गर्व भरी मुस्कान के साथ अन्वी से कहता है, धन्यवाद अन्वी, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं होता। हमेशा खुशी से पापा, अन्वी ने उत्तर दिया। रुद्र ने लैपटॉप बंद कर दिया और अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। अब उसे पता था कि वह सही रास्ते पर है और उसके हर कदम में सफलता की संभावना है। अपना काम खत्म करने के बाद रुद्र अपने बिल्डिंग से लगे शीशे से बाहर जगमगाते मुंबई शहर को देखने लगता है। बहुत जल्द ये शहर एक आम आदमी के वश में होगा। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक अलग की कॉन्फिडेंस दिख रहा था। जहां इधर रुद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो वहीं दूसरी और एक दूसरे इन्वेस्टमेंट कंपनी का माहौल पूरी तरह से खराब था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को कॉल लगा रहे थे। आखिर क्या रुद्र अपना सपना पूरा कर पाएगा? शुरू एक दूसरे इन्वेस्टमेंट कंपनी में हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्या कबीर अपने इरादा में कामयाब हो पाएगा? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए। ऐसी कहानी सिर्फ आरके पॉकेट एफएम पर मिलेगी। आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।